हम लोग बात कर रहे थे आपका भूमि या जल से संबंधित विवाद, और अब अधिकारों के संबंध में विवाद। भूमि या जल पर प्रयुक्त होने वाले अधिकार, इनके संबंध में विवाद, जिन्हें सुखाधिकार ये भी कहा जा सकता है, और सुखाधिकार की प्रकृति के अन्य अधिकार जो भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहली चीज सुखाधिकार, ये समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सुखाधिकार इसी की कोई कल्पना नहीं है तो फिर आगे की बात आती ही नहीं। एक इंडियन ईजमेंट एक्ट जो आप जेके सिलेबस के फर्स्ट पेपर में शामिल भी है, उस भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 4 है, वो सुखाधिकारों को परिभाषित करती है। सुखाधिकार दो प्रकार के हैं, एक परस्व भोग, इस प्रारूप का सुखाधिकार होता है, और दूसरा सुखाधिकार ईजमेंट इसे कहते हैं। लेकिन ये विभाजन इंग्लैंड में है, यहां नहीं है। ये ठीक है कि इंग्लैंड में दो प्रकार के सुखाधिकार हैं, एक प्रॉफिट पेंड्रे जिसे परस्व भोग हिंदी में कहा जाता है, और उसे प्रॉफिट पेंड्रे ये भी कहते हैं, और सुखाधिकार ये अलग अलग चीजें हैं इंग्लैंड में। लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि भारतीय सुखाधिकार अधिनियम मौजूद है, इसे सुखाधिकार के संबंध में हम वो परिभाषा ग्राह्य नहीं करेंगे जो इंग्लैंड की है। और आप ये गलती अक्सर करते हैं। आप जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो धारा 68 से 72 तक जब पढ़ा करते हैं तो आप बोलते हैं क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट वहां दिए हैं। गलत, वहां क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए हैं, वहां संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध दिए हैं। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट आप उन्हें सिर्फ इसलिए कहते क्योंकि इंग्लैंड में उन संबंधों को क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यह सही है कि भारतीय संविदा अधिनियम बनाने वाले अंग्रेज थे, लेकिन वो भारतीय संविदा अधिनियम है, इसलिए आप इंग्लैंड में जो बातें कही जा रही हैं उस प्रकार के संबंधों के लिए वो नाम उन्हें नहीं देंगे। उनका वही नाम प्रयुक्त होगा जो भारतीय संविदा अधिनियम में लिखा है। भारतीय संविदा अधिनियम में कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कहीं है ही नहीं। और अगर हम ये कहें या आप खुद कहो तो जो लॉ कॉलेजेस हैं वहां जो लोग हैं उन्हें काफी खराब लग सकता है और वो आपकी हंसी बना सकते हैं। लेकिन आप ये निश्चित मान लीजिए, कानून में लिखी हुई शब्दों को बदलने की कोई ताकत किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट द लेजिस्लेचर। जो उन्होंने लिखा है आप उसी नाम से उसे पुकारेंगे। आपका नाम ठीक है सीताराम है, हम ठीक है उसे कुछ और कहना शुरू कर दें तो क्या मेरे द्वारा जो कुछ या जिस रूप में आपको बुलाया जा रहा है वो बुलाने का तरीका उचित माना जाएगा? तो इसलिए जिस रूप में लिखा है उसी रूप में पढ़ेंगे। वो संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध है वहां, और संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां जो कुछ लिखा है वो जिस प्रकार का संबंध पक्षकारों में स्थापित कर देता है वो संबंध देखने से ऐसा लगता है मानो पक्षकारों में संविदा है, जबकि संविदा नहीं है। कारण ये कि संविदा होने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव की जरूरत थी, और फिर प्रस्ताव का प्रतिग्रहण यह होना चाहिए था, और प्रतिग्रहण भी उसी के द्वारा जिससे प्रस्थापना की गई है। अगर कोई और कर भी लेगा तो कोई मतलब नहीं है उस प्रतिग्रहण का। और प्रतिग्रहण कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल, ठीक है। प्रतिग्रहण अविशेषित होना चाहिए और अशर्त होना चाहिए। अगर सशर्त है या उसमें कोई क्वालिफिकेशन जोड़ दी गई है तो वो प्रतिग्रहण नहीं है, बल्कि वो क्या है? क्रॉस प्रपोजल। और अगर प्रस्थापक ने कोई शर्त लगाई है कि प्रतिग्रहण इसी तरीके से होना चाहिए तो प्रतिग्रहण फिर उसी तरीके से होना चाहिए।
प्रतिग्रहण डाक से अगर हुआ है तो उसके संबंध में नियम अलग है, और प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण ये न किया गया हो, प्रतिसंग्रहण कब तक किया जा सकता है, ये सारी बातें लिखी हैं। कुल मिलाकर संविदा हो, इसके लिए प्रस्थापना, फिर प्रतिग्रहण, और फिर वचनदाता की वांछा पर, वचनदाता की इच्छा पर प्रतिफल के भुगतान का वचन, और वो भी किसके द्वारा, उन्हीं पक्षकार यानी वचन ग्रहीता या उसकी ओर से किसी के द्वारा। प्रतिफल का प्रकार कैसा होना चाहिए, तो हिंदुस्तान में तीनों प्रकार के प्रतिफल, भूतकालीन, भविष्यकालीन और वर्तमान। प्रतिफल क्या मुद्रा में ही होना चाहिए, इसके लिए भी लिखा है कि कोई कार्य करता है करने से विरत रहता है, कोई कार्य कर चुका है करने से विरत रह चुका है, करने का वचन देता है या विरत रहने का वचन देता है। इसका मतलब हिंदुस्तान में प्रतिफल मूल्य में हो जरूरी नहीं, वो सॉरी प्रतिफल मुद्रा में हो यह आवश्यक नहीं, इसलिए सारी चीजें वहीं से निकल रही हैं। जो कुछ इंग्लैंड में संविदा के बारे में कहा जाएगा वो हिंदुस्तान में सच हो जरूरी नहीं है। इसलिए 68 से 72 तक के संबंधों को उन्होंने क्या कहा, संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध। क्यों? इसलिए कि वहां ऐसा लगता है कि मानो प्रस्ताव किया गया है, ऐसा लगता है कि मानो प्रतिग्रहण हुआ है, जबकि इनफैक्ट न प्रस्ताव हुआ न प्रतिग्रहण हुआ, क्योंकि आपने विकृत चित्र या उस व्यक्ति को जो जीवन में जिन वस्तुओं की उसे जरूरत है, उसे वस्तुएं उसके द्वारा मांगे जाने के बिना आपूर्ति कर दी, और फिर उसकी संपत्ति में से आपको यह हक मिल रहा है धारा 68 में कि आप अपने द्वारा आपूर्ति की गई सुविधाओं और वस्तुओं की कीमत वसूल लें। तो ऐसा लगता है कि मानो आपने प्रस्ताव किया था और उसने प्रतिग्रहण किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आपने सब अपने मन से किया। इसलिए वहां ये कहते हैं कि संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदृश संबंध, वहां जो संबंध स्थापित हो रहा है उसका सादृश्य है किससे, संविदा द्वारा सृजित संबंध से। ऐसा लगता है मानो संविदा हुई, लेकिन इनफैक्ट कोई संविदा नहीं हुई है। और इस संबंध को इंग्लैंड में क्या कह देते हैं, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। आप यहां भी क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहना शुरू कर देते हैं, जबकि यहां उसे क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कह ही नहीं सकते, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम उस पूरे चैप्टर को एक विशेष नाम दे रहा है कि संविदा द्वारा सृजित संबंध के सदृश संबंध। तो आपकी मनमर्जी चल नहीं रही कि आप चाहे कुछ कहना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही सुखाधिकारों की बात, इंग्लैंड में परस्वभोग, प्रॉफिट पेंडरे, ये अलग है और सुखाधिकार अलग है। क्योंकि प्रॉफिट पेंडरे वहां किसको कह रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि जब दूसरे की भूमि पर आपको न सिर्फ प्रवेश करने का हक हो, बल्कि वहां से कुछ ले लेने का हक हो। वो ले लेना मिट्टी हो, ठीक है, या पशुओं के लिए चारा हो, कुछ भी, अगर दूसरे की भूमि पर जाकर आपको वहां से कुछ ले लेने का हक है, तो आपको उसकी भूमि पर परस्वभोग यानी प्रॉफिट पेंडरे ये प्राप्त है, ये कहा जाएगा। और अगर आपको दूसरे की भूमि पर उसको कुछ करने से रोकने का हक प्राप्त है, या आपको यह हक प्राप्त है कि वो अपनी भूमि पर कुछ करे, और आपके उस, ठीक है, आपको उस करने या न करने से अपनी भूमि के अधिक लाभप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने का हक हो, तो यह कहा जाता है कि आपको सुखाधिकार प्राप्त है। कहां, इंग्लैंड में, यहां नहीं।
ठीक है, वहां प्रॉफिट एपेंड्रे और सुखाधिकार अलग अलग है। लेकिन भारतीय सुखाधिकार अधिनियम, उसकी धारा 4 वो प्रॉफिट एपेंड्रे और सुखाधिकार को एक में मिलाकर परिभाषित करती है। उसका सेक्शन 4 कहता है कि आपको किसी की भूमि पर से कुछ लेने का हक है, या किसी को अपनी भूमि पर कुछ करने या न करने देने का हक है। तो ये दोनों बातों के लिए, ठीक है, जो हक आपको प्राप्त है उसका नाम क्या होगा? सुखाधिकार। यहां प्रॉफिट एपेंड्रे और सुखाधिकार ये अलग अलग नहीं है, इसलिए परस्वभोग और सुखाधिकार ये खूब मेंस में आता है, फर्स्ट पेपर में, और ये आपको कुछ नहीं आता होता इस पे। और मजेदारी यही होती है, इसीलिए फर्स्ट पेपर में सबके नंबर कम होते हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे 50 नंबर का आएगा कंपलसरी, शॉर्ट पढ़ेंगे 20 नंबर का आएगा, और 10 नंबर का ईजमेंट आएगा। चार्ट पे हो सकता कुछ भी ना आता हो तो भी कुछ लिख लो, और सुखाधिकार पे कुछ भी नहीं आता तो एक शब्द नहीं लिख पाओगे। सुखाधिकार को हो सकता सूखा अधिकार लिखा हो कि सूखों का अधिकार, उसमें एक शब्द नहीं आएगा, एक शब्द। और पता यह लगा कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट, ठीक है, इनमें आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। तो कुल मिला के ऐसे पता लगा कि 100 नंबर का तो पेपर ही छूट गया। ठीक है, 100 नंबर में तो कुछ आया ही नहीं। अब बचे 100 नंबर। फिर जरा अंदाज लगाइए कि 100 नंबर में आप कितना लिखते हैं। जैसे वही पूछ दिया जाए राष्ट्रपति टाइट्यूलर हेड है या एक्चुअल रूलर है, तो कितने आर्टिकल कोड होने चाहिए और उनमें से कितने आप कोड करते हैं। ठीक है, 100 नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और 100 नंबर में भी कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, जरा इसको एनालाइज करिए तो आपको पता लग जाएगा कि लाके फर्स्ट पेपर जो 30, 40, 50 और 60 नंबर आते हैं वो बिल्कुल ठीक आते हैं। ठीक है, तो सुखाधिकार धारा 4 में परिभाषित है इंडियन ईजमेंट एक्ट के। अच्छा, दूसरी चीज, सुखाधिकार कैसे पैदा होगा। ठीक है, सुखाधिकार ये प्रदत्त हो सकता है। ठीक है, ये प्रदत्त भी हो सकता है और चिरभोग द्वारा अर्जित ये भी हो सकता है, और इसके साथ रूढ़िक ये भी हो सकता है। चिरभोग के उत्पन्न होने के कई तरीके हैं वहां, वो बताए गए कि इन तरीकों से सुखाधिकार पैदा होगा, और सुखाधिकार अगर कोई वायलेट करे तो रेमेडीज क्या मिलेंगी ये भी वहां बताया गया है। तो सुखाधिकार क्या है, कैसे पैदा होता है, ये इस समय चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि वो अलग से पढ़ने लायक चीज है। और उसमें 1 से लेकर 62 तक सेक्शन है, जिनमें सेक्शन 52 से लेकर के और 62 तक आपका लाइसेंस अनुज्ञप्ति को परिभाषित किया है, और 51 तक सुखाधिकार धारा, मतलब वही 2-3, मतलब 1 से लेकर 51 तक सुखाधिकार ये परिभाषित किए। तो वो चर्चा इस समय नहीं हो सकती। लेकिन सुखाधिकारों के बारे में अगर कोई इंट्रो, अगर कोई माइंड मेकिंग ये आपकी नहीं है, तो फिर आप 166 को समझ ही नहीं सकते। 166 यानी पूर्व की सीआरपीसी में जो 147 है, ठीक है, 145 जो पूर्व में, जो वर्तमान में 164 है, उसमें भूमि या जल से संबंधित विवाद है। भूमि या जल से संबंधित विवाद जिसमें पक्षकार, ठीक है, जो विवाद कर रहे हैं वो उसके कब्जे को लेकर कर रहे हैं। इसलिए वास्तविक तौर पर संपत्ति पर कब्जा किसका है, कब्जा रखने का हक किसे, इसकी नहीं,
कब्जा है किसका, इसकी जांच ये न्यायालय कर रहा है। और अगर वो ये पा रहा है कि एक व्यक्ति का कब्जा है तो बाकी सबको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि ऑल ऑफ यू, ठीक है, मस्ट गो बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, और वहां से एविक्शन ऑर्डर ले आइए, तब तक अशांति आप पैदा नहीं करेंगे और इस व्यक्ति के कब्जे में कोई हस्तक्षेप ये नहीं करेंगे। और अगर वो संपूर्ण कार्यवाही चलाने के बाद भी इस निष्कर्ष पर आ ही नहीं पा रहा कि कब्जा किसका है या फिर किसी का कब्जा है भी या नहीं, तो फिर वो विषय वस्तु को कुर्क कर लेगा तब तक के लिए जब तक सक्षम न्यायालय से पक्षकारों के अधिकारों का उदाहरण न हो जाए। तो वहां तो पक्षकार कब्जा इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा यह भी हो सकता है हम आपकी संपत्ति पर कब्जा नहीं है मेरा ये मानकर चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आपकी संपत्ति पर मेरा कब्जा नहीं है, लेकिन मेरा आपकी संपत्ति पर सुखाधिकार है। ठीक है, हमारा कहना यह है कि मेरा आपकी संपत्ति पर सुखाधिकार है। सुखाधिकार है मीनिंग देयर बाय सुखाधिकार के अर्जन के जितने भी तरीके हैं भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में बताए गए, उनमें से किसी एक के आधार पर हमें आपकी संपत्ति पर सुखाधिकार प्राप्त है। हमने बताया ना, सुखाधिकार प्रदत्त है, दे सकता है कोई भी अपनी भूमि पर सुखाधिकार, चाहे परस्वभोग के रूप में कि आप हमारी जो संपत्ति है उस पर मार्ग का अधिकार, उससे होकर आप निकल सकते हैं, या कोई ये कह सकता है कि हमारी भूमि पर से आपको पशुओं के लिए चारा ले जाने का हक है। यानी परस्वभोग इस रूप के सुखाधिकार प्रदत्त हो सकते हैं और चिरभोग इससे भी अर्जित हो सकता है। चिरभोग द्वारा सुखाधिकार का अर्जन ये कहां होता है? सेक्शन 15 है इंडियन ईजमेंट एक्ट में, और भारतीय सुखाधिकार अधिनियम का धारा 15 ये बताती है कि चिरभोग के द्वारा सुखाधिकारों का अर्जन किस प्रकार होता है। बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए कि चिरभोग द्वारा सुखाधिकार के अर्जन के लिए जरूरी यह है कि सुखाधिकार जिस अधिकार के बारे में क्लेम हो रहा है, वो चाहे हवा प्राप्त करने का, खुली हवा प्राप्त करने का, ताजी हवा प्राप्त करने का हक है, प्रकाश से संबंधित हक है, मार्ग से संबंधित हक है, उसका खुलेआम शांतिपूर्वक, ठीक है, उपभोग किया जाना चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा जो सुखाधिकार प्राप्त होने की बात कर रहा है। कैसा? खुलेआम। यानी अगर आप ये कहते हो कि मिस्टर ए की भूमि पर से हमें सुखाधिकार के रूप में मार्गाधिकार मिला हुआ है, यानी अपने घर जाने के लिए हम उनकी भूमि पर से मार्ग प्रयोग या उनकी भूमि को मार्ग के रूप में प्रयोग करने का हक रखते हैं, तो आप लगातार, ठीक है, 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष, सरकारी भूमि पर 30 वर्ष, लगातार 20 साल तक उसकी भूमि पर से खुलेआम निकलते रहे हो, खुलेआम। अगर चोरी छुपे निकलते रहे तो नहीं, आप एक युग निकलो, सुखाधिकार अर्जित नहीं होगा। खुलेआम उस अधिकार का प्रयोग करते रहे हो जो सुखाधिकार के रूप में क्लेम हो रहा है, और खुलेआम जो उपयोग कर रहे हो भूमि, वो उसकी सहमति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। वो मना भी ना कर रहा हो, रोकता भी ना हो, और उसने अधिकार दिया भी ना हो। चिरभोग द्वारा अर्जन, अगर भाई आप ये कहेंगे ना कि आपने सुखाधिकार किस प्रकार अर्जित किया, या तो कहिए उसने दिया, भाई असाइंड है, या तो ये कहिए, और या ये कहिए कि हमने चिरभोग से अर्जित किया। तो चिरभोग से अर्जित करने के अलग तरीके हैं, और सुखाधिकार अगर असाइंड है तो अलग।
और अगर सुखाधिकार आप ये कहते हो मैं रूढ़ से मिला है, तो उसका मिलना अलग ढंग से होगा। तो जिस ढंग से भी सुखाधिकार के मिलने की बात आप कहते हो, उस ढंग से सुखाधिकार आपको मिलना चाहिए। और अगर आप ये कहते हो चिरभोग के आधार पर हमें मिला, तो फिर आपको साबित करना होगा कि जिस डेट में आप क्लेम कर रहे हैं, उस डेट से ठीक 20 वर्ष पहले तक, ठीक है ना, या उससे ज्यादा समय से आप उस अधिकार का उपभोग संबंधित व्यक्ति की भूमि पर करते आए, और ऐसा उपभोग खुलेआम किया है आपने, और उस व्यक्ति की सहमति के बिना किया है, और शांतिपूर्वक किया है, झगड़ा नहीं हुआ था। अगर ये सारी बातें सिद्ध कर ले गए आप, अगर ये सारी बातें साबित हो गई, साबित कैसे होंगी? इंडियन एविडेंस एक्ट वो कहेगा, साबित करने की प्रक्रिया तो वहीं बताता है। साबित करने के लिए आपको साक्ष्य देना होगा। साक्ष्य दो प्रकार का, मौखिक और दस्तावेजी। तो आप साबित करिए कि आपने चिरभोग द्वारा सुख अधिकार के अर्जन की जितनी शर्तें हैं सबकी सब पूरी कर दी। और यदि ऐसा आप साबित कर पाते हैं, तो अब चिरभोग द्वारा सुखाधिकार का अर्जन हो चुका है। लेकिन अगर सुखाधिकार अर्जित हुआ है तो किसी की भूमि पर अर्जित हुआ होगा। यह अलग बात है कि हिंदुस्तान में सुखाधिकार या तो परोक्ष भोग या सुखाधिकार इस रूप में होगा ना, क्योंकि हिंदुस्तान में सुखाधिकार और परोक्ष भोग अलग अलग है ही नहीं। तो सुखाधिकार चाहे परोक्ष भोग की सूरत में हो और चाहे सुखाधिकार की सूरत में, ये दूसरे की भूमि पर कुछ करने का हक या तो आपको देता होगा, या किसी दूसरे को अपनी भूमि पर कुछ करने से रोक देने का हक आपको देता होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर स्थिति यह होगी कि अगर सुखाधिकार आपके पास है, तो जो संपत्ति का स्वामी है उसके अधिकारों में कोई ना कोई कटौती ये जरूर हो रही होगी। यानी सुखाधिकार एक प्रकार का विलंगम है। हमने आपसे कहा था, ये शब्द परिभाषित किया था जब संपत्ति इस पर बात कर रहे थे हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तब विलंगम शब्द को परिभाषित किया था कि विलंगम क्या होता है। तो विलंगम को डिफाइन करते हुए कहा गया था कि जब कोई ऐसी बात संपत्ति के संबंध में अस्तित्व में होती है जो संपत्ति के स्वामी के अधिकारों में कमी ले आती है, तो उस बात को उस संपत्ति पर विलंगम कहा जाता है। जैसे बंधक हुआ संपत्ति का, तो बंधककर्ता के जो हक हैं वो क्या कर रहे हैं? संपत्ति के स्वामी के अधिकारों में कमी ला रहे हैं, क्योंकि बंधककर्ता को बंधक की प्रकृति के मुताबिक या तो पूर्व बंद कराने का और या बंधक संपत्ति को विक्रय करा लेने का हक मिला होगा। कहां? धारा 67 उससे, ठीक है, या विलक्षण बंधक की दशा में विलक्षण बंधक की जो संविदा होगी उससे। और ये जो पूर्व बंद कराने या विक्रय कराने का हक है, ये संपत्ति के स्वामी के अधिकारों में कमी ला रहा है, क्योंकि संपत्ति के स्वामी का हक है कि वो संपत्ति को जब चाहे जैसे चाहे उपभोग करे। लेकिन अगर बंधक है तो बंधककर्ता का यह हक है कि बंधक धन की अदायगी न होने की सूरत में वह उस संपत्ति को जो बंधक है या तो विक्रय करा ले और या उसका पूर्वबंध ये करा ले। तो क्या हुआ? बंधक एक ऐसी चीज हो गई जिसने संपत्ति के स्वामी के अधिकारों में कटौती कर दी। इसलिए बंधक क्या है? विलंगम, इनकम्बरेंस है ये। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयोग होता है इनकम्बरेंस, ठीक है। आप जब टीपीए पढ़ते हैं तब ये डेफिनेशन, तब ये शब्द खूब प्रयोग होता है कि संपत्ति विलंगमों से मुक्त होकर बेची जा सकेगी। सेक्शन 57 है टीपीए का। सेक्शन 57 टीपीए बताता है कि न्यायालय को शक्ति होगी कि धारा 57 में वर्णित जरूरतों के पूरा हो जाने पर
वह संपत्ति जो विल्लंगम के अधीन है, न्यायालय विल्लंगम मुक्त करके या विल्लंगम मुक्त घोषित करके उसे विक्रय करने का आदेश दे सकता है। तो विल्लंगम क्या हुआ? एक ऐसी परिस्थिति जो संबंधित संपत्ति पर स्वामी के अधिकारों में कटौती ये कर देती है। तो सुखाधिकार भी इस दृष्टिकोण से क्या हुआ? एक विल्लंगम, वो भी संपत्ति पर जो स्वामी के हक हैं उनको कम कर रहा है। संपत्ति का स्वामी अपनी भूमि पर या अपनी संपत्ति पर मौजूद चीज आपको नहीं लेने दे तो आप क्या कर लोगे? भाई उसका स्वामी है वो अपनी संपत्ति पर कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे आपका क्या लेना देना? लेकिन अगर सुखाधिकार है तो फिर लेना देना है। इसलिए सुखाधिकार संपत्ति पर विल्लंगम है ये माना जाएगा। और आपकी संपत्ति का कोई और उपभोग करे तो ये आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना? इसलिए इस अधिकार की सुरक्षा हेतु कानून खड़ा है। अब आप कहेंगे कानून क्यों खड़ा है? एक गलत आदमी के पक्ष में। संपत्ति मेरी है, हम नहीं दूसरे को अधिकार प्रयोग करने देंगे। तो पहली चीज ये समझ ले, संपत्ति किसी की नहीं है, ठीक है? पहली चीज तो ये समझ लें, सारी संपत्ति राज्य की है, आपका कुछ नहीं। हां, संपत्ति से लाभ लेने के हक आपको कतिपय शर्तों पर दे दिए गए। और जब हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था तब इस बात का औचित्य देखा था कि स्वामित्व तो कैसे कैसे अर्जित हुआ, ठीक है? अब ठीक है भाई, आपने एक संपत्ति के संबंध में स्वामित्व तो अर्जित कर लिया विधि की प्रक्रिया से, तो ठीक है, आप उसका उपयोग करें। लेकिन दूसरे ने भी कुछ संपत्ति बनाई है और एक सभ्य मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा और इनका फायदा हो रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं है और इनका फायदा है, या आपका नुकसान है किंतु इनकी तुलना में बहुत कम और इनका बहुत लंबा नुकसान है, तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि एक सभ्य समाज में रहने के आधार पर आपको इनकी वो मदद कर देनी चाहिए जिसे न करने की सूरत में या तो इन्हें बहुत लंबा नुकसान होगा या इन्हें नुकसान होगा किंतु आपको कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। तो सुखाधिकार इसी कॉन्सेप्शन पर है, ठीक है ना? सुखाधिकार किन दशाओं में अर्जित होंगे यह भी लिखा है वहां, और सुखाधिकार का प्रयोग वो व्यक्ति जिसके पास सुखाधिकार है वो कैसे करेगा यह भी लिखा है वहां। आप इस ढंग से सुखाधिकार का प्रयोग करेंगे कि वो संपत्ति जिस पर सुखाधिकार का प्रयोग होना है उस पर कम से कम भार पड़े, ये लिखा है वहां। मेरा ख्याल है धारा 13 या 14 है कि कम से कम भार पड़े। फिर वो बताता है कि सुखाधिकार अगर मार्गाधिकार है, ठीक है, तो आप उससे अपेक्षा करेंगे संपत्ति के स्वामी से कि वो एक निश्चित रास्ता ये तय कर दे कि आप यहीं पर से निकलिए, ये नहीं खेत से मार्गाधिकार प्राप्त, अब तुम तो कह रहे हो उसकी फसल में से बीज है हम निकलेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सुविधा पर आधारित अधिकार हैं, ये सभ्य व्यक्तियों और सभ्य समाज में पाए जाने वाले अधिकार हैं। तो सुखाधिकार इस कॉन्सेप्शन पर है, लेकिन कॉन्सेप्शन कोई हो, दुनिया में सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारे घर में होगा तो पुलिस तो आएगी, ठीक है, झंझट तो होना है, तो पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं। जैसे बस में एक बार सफर कर रहे थे, एक सज्जन पूरी सीट पे लेटे हुए आराम से, और हम बिल्कुल जरा सी सीट पर, मतलब 3 4 5 लोग, मतलब जितने उस सीट पर नहीं हो सकते उतने उस सीट पर बैठे हुए। एक महिला चढ़ी तो वो हमें लोगों को उपदेश कर रहे थे कि सब महिला खड़ी है, आप लोग बैठे हैं। तो हमने पूछा आप लेटे हैं तो आपको शर्म नहीं आ रही? आपको भी शर्म आनी चाहिए, ये उपदेश हमें ही क्यों?
ठीक है, तो ऐसे सारे उपदेश, ये तो फेसबुक का जमाना है, रोज उपदेश दूसरों को ही मिलना है। अगर उतने ही अच्छे खुद हो जाओ तो फिर अच्छाई का प्रचार करने की कोई जरूरत बचेगी ही नहीं। अच्छाई की सिर्फ बात होती है, अच्छाई अच्छाई कहीं है नहीं। तो है क्या कि सुखाधिकार ये सुविधा के नाते है, लेकिन कितना भी सुविधा के नाते हो, खराब तो लगेगा, खराब तो लगेगा। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी भूमि पर सुखाधिकार हो, ठीक है। इसलिए सुखाधिकारों को लेकर संघर्ष की स्थिति कभी भी बन जाएगी, ठीक है। कभी भी स्वामी ये कहना शुरू कर देगा कि कोई सुखाधिकार नहीं, और हो तो हम लाठी लिए खड़े, देखें तुम कैसे कर लोगे। बुद्ध बाजार लगता है, ये शुक्र का बाजार लगता है। तो जो बाजार में व्यापारी आ रहे हैं, तो बाजार में किसी के घर भी तो हैं, दुकानें भी तो हैं, दुकानों का चौतरा भी तो है। बुद्ध बाजार कहां लग रही है? किसी के चबूतरे पे, किसी के दुकान के चौतरे पे, वही तो लग रही है, क्योंकि बुद्ध को दुकान बंद है। अब दो बातें हो सकती हैं, आप मेरी चौतरे पर दुकान लगा रहे हैं तो हमें निश्चित रकम दीजिए, ठीक है, ये भी हो सकता है, लेते हैं, सब लेते हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि 20 साल से कोई वहां खुलेआम दुकान लगाता चला आ रहा है, और हर बार तुम देखकर निकल गए हो, तुमने कभी किराए की मांग नहीं की, न कभी उसे हटाने की कोशिश की। नाउ ही हैज ए ईजमेंट, अब उसे सुखाधिकार है, ठीक है, कि वो आपकी भूमि का उपभोग करे। और कब? जब बुद्ध बाजार लगे। यह भी हो सकता है कि सुखाधिकार की प्रकृति ऐसी हो कि आप प्रतिदिन उसके उपभोग का हक रखते हो, और यह भी हो सकता है कि सुखाधिकार की प्रकृति ऐसी हो कि साप्ताहिक तौर पर उसके उपभोग की स्थिति आती हो। सुखाधिकार यह भी हो सकता है कि वर्षानुवर्षी, ईयरली उसके उपभोग का हक प्राप्त होता हो, या उसके उपभोग की स्थिति आती हो। रामनगरिया है, मां का मेला है, गंगा के तट पर लगता है, बहुत बड़े मेले, व्यापार के बहुत बड़े केंद्र भी हैं। उन रास्तों में लोगों के घर हैं ना, उनके चौतरों पर अगर सुखाधिकार अर्जित हमने कर लिया है दुकान लगाने का, तो साल में एक बार प्रयोग होने का अवसर आएगा। यह बाढ़ का पानी जब आएगा तो हमने आपके छत पर रुकने का सुखाधिकार अर्जित कर लिया है। तो बाढ़ जब आएगी, हर साल आएगी, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जब आ जाएगी तब हम आपकी छत पर रुकेंगे। यानी सुखाधिकार, इनके उपभोग का अवसर कभी भी आ सकता है। हम ये आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको समझे बिना सेक्शन 166 नहीं आने वाला है। ऐसे अधिकार हो सकते हैं जो सुखाधिकार की सूरत के हैं, और अन्य प्रकार के अधिकार भी हो सकते हैं जो सुखाधिकार की सूरत के नहीं है, लेकिन फिर भी भूमियों के संबंध में आपने प्राप्त किए, ठीक है ना। प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मिला हुआ है। अब यह सुखाधिकार एक प्रकार के विलंगम है, क्योंकि ये स्वामी के अधिकारों को कम कर रहे हैं। तो स्वामी को अच्छा नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा तो झगड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। और एक बार अधिकार अगर अर्जित हुआ तो फिर अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी हो सकता है कि अधिकार के अर्जन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई ना हो, यह भी तो संभव है। और अगर वो पूरी नहीं है तो फिर अधिकार है ही नहीं। लेकिन ये तो बात दोनों पक्ष ही बताएंगे कि अधिकार के अर्जन की प्रक्रिया पूरी हुई थी या नहीं, ठीक है। और वो दोनों बताने को तैयार है नहीं, एक कहता है पूरी हुई, एक कहता हुई नहीं, और दोनों झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस झगड़े का निर्धारण किसे करना चाहिए? सिविल कोर्ट को या सक्षम न्यायालय को, जो उन अधिकारों के संबंध में
उत्पन्न होने या न होने के संबंध में निर्णय दे सकता हो तो अधिकारों के होने या न होने के संबंध में निर्णय उसी कोर्ट का होना चाहिए, क्रिमिनल कोर्ट का नहीं, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट को सिर्फ दंड देने का हक होता है, बाकी कोई हक नहीं होता है। अब स्थिति है, लेकिन झगड़ा तो हो रहा है। अब जब झगड़ा हो रहा है तो प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए, निवारण होना चाहिए। तो उस अधिकार विषय को लेकर अगर पक्षकार परस्पर झगड़ा कर रहे हैं तो 167, ठीक है, 167 नहीं, सॉरी, 166 इसमें वर्णित कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ठीक उसी ढंग से कार्यवाही करेगा जैसे वो 164 में कर रहा था, यानी प्रिलिमिनरी ऑर्डर इसको पारित करेगा। प्रिलिमिनरी ऑर्डर में तात्विक तथ्यों का उल्लेख करेगा। पक्षकार जो अधिकार विषयक प्रश्नों को लेकर झगड़ा कर रहे हैं उन्हें आहूत करेगा, और आहूत करने के बाद इस तथ्य की जांच करेगा कि वे पक्षकार जो अधिकार होने का दावा कर रहे हैं उन्होंने क्या अधिकार के उपभोग का जो पिछला अवसर था, ठीक है ना, अगर डेली यूज होने का अवसर है तब तो बात ही अलग है, तब तो डेली यूज हो ही रहा है, मार्गाधिकार है, रोज जा रहे हैं खेत में। लेकिन अगर अधिकार के उपभोग का अवसर वार्षिक तौर पर आता था या विशेष अवसर पर अधिकार के उपभोग का हक था, तो कोर्ट यह देखेगा कि अगर रेगुलर यूज होता था तो पिछले 3 महीने में जिस डेट में झगड़ा हुआ, जिस डेट में उसने प्रिलिमिनरी ऑर्डर डेवलप किया, उससे पिछले 3 महीने में क्या उस अधिकार का उपभोग हुआ? अरे कम से कम 3 महीने, जब डेली यूज होता था वो, तो 3 महीने में तो किया ही होगा भाई, डेली उपयोग होता था। ठीक, हमने माना, इनने मारा और रास्ता बंद कर दिया, पुलिस उसने रिपोर्ट भेजी नहीं, तो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग गई थी, तुम आ जाते, क्योंकि लिखा क्या है, पुलिस की रिपोर्ट या अन्य इत्तला, इसे प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता था, तुम आ जाते। अब तुम कहो हमारी टांग टूट गई थी, ठीक, प्लास्टर डलवाकर 1 महीने में इस लायक तो हो ही गए थे कि हमारे पास आ जाते, इससे 3 महीने, ठीक है ना, 3 महीने, और वार्षिक तौर पर यह विशेष अवसरों पर वो अधिकार उपभोग होता था, तो क्या पिछला उपभोग का जो अवसर आया था उस पर उस अधिकार के, ठीक है, उस अधिकार का उपभोग किया गया था या नहीं? इस विषय पर मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेगा, और साक्ष्य लेकर वो ये तय करने की कोशिश करेगा कि क्या अधिकार के उपभोग का हक इस व्यक्ति को मिलना चाहिए, और अगर उसे लगता है कि पिछले अवसरों पर जब अधिकार के उपभोग का अवसर था तो उसने उस अधिकार का उपभोग किया, भले ही जबरदस्ती कर लिया, भले ही जबरदस्ती कर लिया, लेकिन अधिकार का उपभोग किया है, तो वो क्या करेगा कि पक्षकारों को निर्देशित कर देगा कि आप लोग इनके अधिकार के उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेंगे, और अधिकार इन्हें है या नहीं है इस विषय पर निर्धारण प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय जाइए और वहां से विनिश्चय लेकर आइए। ये नटशेल है। अब मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई शुरू कर दी है 166 के अंदर। पता उसे ये लगा कि विवाद असल में अधिकार का नहीं है, विवाद तो भूमि और जल पर वास्तविक कब्जे का है, ठीक है, यानी कार्रवाई 164 में चलनी चाहिए थी, गलत चल गई है 166 में, या 164 में वो चला रहा था और उसे पता लगा कि नहीं 166 में चलनी चाहिए, तो विस वर्षा वो 164 को 166 की कार्रवाई मानकर और 166 की कार्रवाई को 164 की कार्रवाई मानकर वैसे ही चला सकेगा, मानो ये कार्रवाइयां उसके द्वारा उन्हीं धाराओं में प्रारंभ की गई थी, क्योंकि दोनों धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई में कोई तात्विक भिन्नता नहीं है, ठीक है, दोनों एक समान प्रक्रिया से चलने वाली कार्रवाई है, ठीक है। अब आप देख लें 166(1),
क्या कहता है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है, और फिर वही बात, समाधान आपका निराधार नहीं होगा, ठीक है, समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग से, ठीक है, वहां भूमि या जल पर वास्तविक कब्जा किसका है, यहां उपयोग, ठीक है, उपयोग से संबंधित किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे अधिकार सुखाधिकार की सूरत का है या अन्य किसी प्रकार का है, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया है या अन्यथा विवाद वर्तमान है, ठीक है ना, विवाद विद्यमान है, यानी अधिकार के भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद विद्यमान है, भले ही वो अधिकार सुखाचार के रूप में क्लेम हुआ है या किसी अन्य तरीके से, और उससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकेगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों और अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में लिखित कथन आहूत किया गया था, और यहां अधिकार के दावों के संबंध में लिखित कथन यह आहूत किया गया, यानी जो अधिकार का दावा कर रहा वो ये बताए कि वो अधिकार का दावा किस रूप में कर रहा और जिस रूप में भी कर रहा है उसे कब अर्जित हुआ, मोटा मोटा तो बताए, और जो इनकार करता है वो इनकार के आधारों का कथन ये करे, ठीक है, लिखित कथन पेश करें। और इस धारा के प्रयोजनों के लिए भूमि या जल पद का वही अर्थ होगा जो धारा 164 के उपधारा 2 में दिया है, यानी भूमि या जल, उसका अर्थ वही मीन क्षेत्र, फसलें, हर प्रकार की भूमि और हर प्रकार का जल इसके अंतर्गत आएगा, नदी, नहर, कुआं, तालाब, ये जल के विभिन्न प्रकार हैं, बावड़ी, ठीक है, नाली का विवाद ये भी आ जाएगा क्योंकि वो भी जल का विवाद है, ठीक है ना, तो वही अर्थ होगा जो 114 वहां का ये आते हैं, यानी इंक्लूसिव डेफिनेशन वही यहां रहेगी। आगे कहता है, मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, परिशीलन मीनिंग दरवाई, जिसे मार्गदर्शन हमने सुबह शब्द कहा था, इसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या है, गाइडेंस, और हिंदी में क्या, वजाहत, ये नाम भी होता है मुसलमानों में, ठीक है, तो आपका वजाहत, कहते हैं कि वजाहत फरमा दें इस इशू पर, ठीक है, यानी मार्गदर्शन दे दें, ठीक है, तो आपका यहां कहता है कि परिशीलन करेगा, परिशीलन मीनिंग दरवाई, पढ़ेगा, देखेगा, सारी चीजों को परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा पेश किया जाए, किनके द्वारा, पक्षकारों के द्वारा सब साक्ष्य लेगा, यानी मौखिक पेश किया जाएगा तो मना नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा लिखिती लेके आओ, दस्तावेजी लेके आओ, मौखिक देगा तो मौखिक लेगा, और ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, फिर सोचेगा कि साक्ष्य के आधार पर अधिकार का अस्तित्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य लेगा यदि कोई हो, यानी मजिस्ट्रेट केवल पक्षकारों पर आधारित थोड़ा ही रहेगा, उसे लगता है कि अमुक साक्ष्य आ जाए तो तय हो जाएगा, और वो साक्ष्य जो आ जाए तय हो जाएगा, जिसके बारे में उसका समाधान है, वो कोई पक्षकार पेश ही नहीं कर रहा। तो अगर यहां यह लिखा रहेगा कि पक्षकार जो साक्ष्य देंगे वही लेगा, तो वो साक्ष्य जिसके आधार पर न्याय निर्णय संभव है, अगर पक्षकार पेश न करें तो मजिस्ट्रेट मंगा ही नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए लिखा गया कि और ऐसा सब साक्ष्य, ठीक है, लेगा जो उनके द्वारा पेश किया जाए और साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो, ठीक है, लेगा जो आवश्यक समझे, ठीक है, अगर वो आवश्यक समझता है तो अन्य साक्ष्य जो पक्षकारों ने नहीं दिया उसे भी ले सकेगा, और यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या अधिकार विद्यमान है, और ऐसी जांच के मामले में धारा 164 के उपबंध लागू होंगे, यानी वही पक्षकार स्वयं हाजिर हो सकेंगे, अधिवक्ता द्वारा हाजिर हो सकेंगे, सम्मान मामलों की तरह साक्ष्य का अभिलेखन होगा, ठीक है, सारी
जांच वैसे ही चलेगी जैसे 164 यानी 145 में चल रही थी, ठीक है। और यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार विद्यमान हैं, तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और यथोचित मामले में ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का आदेश भी दे सकता है। मार्ग का अधिकार था, तुमने दीवार खड़ी कर दी, वो आदेश दे देगा हटाओ, ठीक है, दीवार हटाई जाए। परमानेंटली सिविल कोर्ट के आदेश से हटेगी, ये सक्षम न्यायालय के, लेकिन फिलहाल अगर उसने ये पा लिया कि अधिकार का अस्तित्व है और नहीं पाया तो जांच खत्म, ठीक है। अच्छा, परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला की जिसके परिणाम स्वरूप जांच सुनिश्चित की गई है, प्राप्ति के ठीक पहले 3 मास के अंदर नहीं किया गया, अथवा जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसम में या विशिष्ट अवसर पर ही किया जा सकता है, वहां जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों में से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। यानी ये देखा जाएगा जिस डेट पे 166 वन का ऑर्डर ड्रॉन हुआ, ठीक है, इत्तला या रिपोर्ट के आधार पर, उससे ठीक पहले वो अवसर या वो मौसम जिसमें इस अधिकार का प्रयोग हो सकता था, क्या हुआ था, और अगर नहीं हुआ था तो भले ही पहले तुम्हारा अधिकार रहा भी हो, साक्ष्य से यह पता लग रहा है कि इस बार नहीं किया गया था लेकिन उससे पहली बार किया गया था, तो भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो पिछली बार क्यों नहीं आए थे, ठीक है, कानून निकम्मों के सहायता के लिए नहीं है। अगर पिछली बार हमने कहा पढ़िए मत जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, जब पिछली बार वो मौका था, वो अवसर था जिस पर आपको अधिकार का उपभोग करना चाहिए था और उसी बार नहीं करने दिया गया आपको, तो उसी बार क्यों नहीं आ गए। अब ये 1 साल गुजरने के बाद क्यों आ रहे हैं, इसीलिए उसने लिखा कि परंतु अगर अधिकार का उपभोग रेगुलर किया जा रहा था, ठीक है ना, और आप अधिकार के उपभोग को लेकर 166 में वर्णित जांच इसका सामना कर रहे हैं, तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जिस दिन 166 वन का ऑर्डर ड्रॉन अप हुआ उससे कम से कम 3 मास पहले आप इसका उपभोग करते रहे हैं। अगर 3 महीने पहले भी आप उसका उपभोग नहीं कर पा रहे थे तो भले ही 6 महीने पहले कर रहे थे, तो इससे फर्क क्या पड़ता है, आप पहले क्यों नहीं आए भाई। अगर 6 महीने पहले कर रहे थे लेकिन पिछले 3 महीने पहले नहीं कर रहे थे, इसके मतलब यह हुए कि आपको 6 महीने पहले उस अधिकार के उपभोग से रोक दिया गया था, तो आप सोते क्यों रहे, आपको तुरंत आना चाहिए था, ठीक है। आपको एक रीजनेबल टाइम दिया गया 3 साल 3 महीने, ठीक है, और अगर उसका उपयोग विशिष्ट अवसरों पर या साल में एक ही बार होता था तो ठीक है, पिछले अवसर पर आपने उसका उपभोग किया या नहीं किया, यह बताइए। अगर यह पाया गया कि अधिकार तो था, हमेशा उपभोग करते भी रहे, लेकिन पिछली बार जब उपभोग का अवसर आया तो उन्होंने रोक दिया था और आप उपभोग नहीं कर सके, तो पिछली बार क्यों नहीं आए थे, तो पिछली बार आना चाहिए था ना। और जब नहीं आए तो आप घर बैठो, इस धारा में कार्रवाई नहीं होगी। सक्षम न्यायालय वहां कार्रवाई करके और अनुतोष प्राप्त करने के लिए अगर लिमिटेशन बची हुई है, अगर लिमिटेशन एक्ट अलाउ कर रहा है तो आप सक्षम न्यायालय जाओ, वहां से कार्यवाही करा कर ले आओ। यहां कुछ भी अब नहीं होगा, झगड़ा करोगे तो आगे कार्यवाहियां होंगी, इस धारा में कार्यवाही अब नहीं होगी, ठीक है। कहता है सबसेक्शन 4, जब धारा 164 के उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह अपने कारण को अभिलिखित करने के पश्चात कार्यवाही को ऐसे चालू रख सकता है।
मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो, और जब उपधारा 1 के अधीन, यानी वहां हमने कहा ना कि 145 में कार्रवाई शुरू कर दी, और पता उसे यह लग रहा कि 147 यानी 166 में कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो ऐसे चालू रख सकता है मानो कार्रवाई 166 वन में ही शुरू की है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया एक ही है। और विस वर्षा ये लिखी है अधिकार के बारे में है, तो वह अपने कारण को अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो। और जो उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्रवाई में मजिस्ट्रेट को मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा 164 के अधीन कार्रवाई यह की जानी चाहिए थी, तो वह अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उस कार्रवाई को ऐसे जारी रख सकता है मानो वह 164 वन के अंदर ही प्रारंभ हुई, यानी चाहे इसमें कर रहे हो चाहे उसमें कर रहे हो, विपरीत सिचुएशन पता लग रही तो कार्रवाई ऐसे चलती रहेगी मानो वह उन्हीं धाराओं में प्रारंभ हुई जिनमें उसे प्रारंभ होना चाहिए था। यह भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संबंध में। अब हमने आपसे कहा था कि भूमि, यह जल, इससे संबंधित विवाद है, या भूमि या जल पर किसी अधिकार के उपभोग के संबंध में विवाद है, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाकई कब्जा किसका है, यह कोई अधिकार वास्तव में विद्यमान है या नहीं, इसे निश्चित करने के प्रयोजन से उस स्थान पर जा सकता है जिस स्थान पर कब्जे, ठीक है, कब्जे का दावा विवाद के पक्षकारों के द्वारा किया गया है, या जिस स्थान पर अधिकार के उपभोग का दावा यह पक्षकारों के द्वारा किया जा सका, ठीक है, किया गया है। लेकिन हमारे कह देने से यह ताकत मजिस्ट्रेट को मिल जाए, इतने सक्षम और समर्थ तो हम है नहीं। यह ताकत कानून दे रहा है। कहां? पहले धारा 148 थी और अब धारा 167 है। कहता है स्थानीय जांच, और 133 में क्या हुआ था, जो 139 थी और जो अब 139 यानी 158 हो गई होगी, वहां था स्थानीय अन्वेषण। वहां क्या था? स्थानीय अन्वेषण। क्यों? वहां मजिस्ट्रेट खुद नहीं जा रहा था, किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन देकर भेज रहा था, ठीक है। और न्यायालय के अलावा कोई भी अगर तथ्यों की खोज की कार्रवाई करेगा तो तथ्यों की वह खोज अन्वेषण कहलाती है। और तथ्यों के विद्यमान होने के संबंध में जब स्वयं न्यायालय यह कुछ करेगा तो उसे जांच कहेंगे। ये स्थानीय जांच है और वो स्थानीय अन्वेषण है, और दोनों प्री में खूब पूछे जाते हैं, और ऐसे ही पूछे जाते हैं स्थानीय जांच कहां है और स्थानीय अन्वेषण कहां है, इसी रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां जांच है। कहता है जब कभी धारा 164, 165 या 166 यानी कुर्क की जाए या न की जाए, इसके लिए, ठीक है ना, 164, 165 या 166, इसके प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, जब जरूरी हो तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो किसी और से भी जांच करा सकते हैं, उपखंड मजिस्ट्रेट है तो उपखंड के अंतर्गत जितने कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे सब उनके अधीनस्थ होंगे, किसी और से करा लें, और जो खुद ही है तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे लिखित अनुदेश दे सकता है। कौन से? जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कि आप वहां जाएंगे, दोनों पक्षों को बुला लेंगे, ठीक है, वर्किंग आवर्स में जाएंगे, ये सारे लिखित अनुदेश दे सकता है और घोषित कर सकता है
कि जांच के सब आवश्यक व्यय या उनका कोई भाग किसके द्वारा दिया जाएगा, यह भी बताएगा। पक्षकारों के द्वारा, इनके द्वारा भी दिया जा सकता है, और स्टेट के व्यय पर वो भी जा सकते हैं, जैसा सिचुएशन हो, जैसी स्थिति हो। ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ी जाएगी। फिर कहता है, जब धारा 164, धारा 165 या धारा 166 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्च किए गए, तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, और ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्रवाई के किसी अन्य पक्षकार द्वारा, और पूरे के पूरे दिए जाएंगे अथवा भाग या अनुपात में, और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और अधिवक्ताओं की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते हैं जिन्हें न्यायालय उचित समझे। यानी पूरी कार्रवाई, वहां कौन सा व्यय, जांच करने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है, तो जांच में लगने वाला खर्च ये किसके द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट इसके संबंध में आदेश दे सकता है। और 148 सबसेक्शन 3 जिस खर्च की बात कर रही है, वो खर्च कौन सा है, पूरी कार्रवाई, पूरी कार्रवाई। इसमें जो खर्च आया है, पूरी कार्रवाई में साक्षी बुलाए गए हैं, साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है, तो साक्षी अपना काम छोड़कर आए हैं। ठीक है, न्याय में सहयोग करना ये सभी का कर्तव्य है, लेकिन न्याय का भी ये कर्तव्य है कि उचित तौर पर उस व्यक्ति के खर्चों की प्रतिपूर्ति करे जो न्याय में सहयोग कर रहा है। वही बात है कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि आप भी मेरे लिए कुछ करें, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य है मुंह पोछो और हमें आशीर्वाद देकर मानो तुम भगवान हो और चले जाओ, यह है आपका कर्तव्य। ठीक है ना, आप कुछ ड्यूटी आपकी भी तो है, तो ठीक है, साक्षी का यह कर्तव्य है कि वो न्याय में सहयोग करे और अपने सब कामों पर वरीयता देकर न्यायालय में उपस्थित हो। इसीलिए जब कोर्ट का सम्मन जाता है तो वहां कुछ सुना नहीं जाता, वो कहते हैं कि हमें नौकरी पर जाना होगा, हम क्या करें, वो कहेंगे हमें क्लिनिक खोलना, हमारी दुकान का टाइम हो रहा है, हम कहते बैठो यहीं, दुकान अभी नहीं तो खुलेगी तुम्हारी, बैठ जाओ यहीं। ठीक है, तुम इंतजार करोगे अपनी बारी का, हम ये नहीं होगा कि तुम आओ तुम्हारा साक्ष्य हो जाए, 20 पहले बैठे हैं उनका क्या करें, और तुम सबसे पहले आ गए, फिर भी वरीयता क्रम होगा, तुम सबसे पहले आ गए लेकिन डॉक्टर साहब तुम्हारे बाद आए हैं, लेकिन उनका पहले कराएंगे, क्योंकि तुम बैठे रहोगे कोई नहीं मरेगा, वो अगर वहां रहे मर जाएंगे कुछ लोग, पुलिस आ गई उसका तुम तो पहले कराएंगे, क्योंकि पुलिस को 20 काम करने हैं, आपका भी कराएंगे। ठीक है, आप में भी हम वरीयता क्रम निर्धारित करेंगे, जो कामकाजी है उसका पहले, उसका, तो चीजें अपने हिसाब से चलेंगी। तो साक्षी आया है, ठीक है, उसे न्याय में सहयोग करना चाहिए, लेकिन न्याय का भी ये काम है कि अगर उसका कुछ नुकसान हुआ तो उसकी प्रतिपूर्ति होनी चाहिए। कौन करे प्रतिपूर्ति, जिस पक्षकार ने बुलाया है या तो वो करे, लेकिन वो इतना गरीब है कि कर ही नहीं सकता, तो फिर प्रतिपूर्ति के अन्य तरीके भी होते हैं। इसीलिए न्यायालय को यह डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कार्रवाई के सब खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, वो यह आदेश भी कर सकता है, और वो यह आदेश भी कर सकता है कि कार्रवाई के भागता खर्चे इनके द्वारा और भागता इनके द्वारा दिए जाएंगे, और शेष स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। वो ये भी कह सकता है कि सभी पक्षकार अपना अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे, और यह भी कह सकता है कि एक पक्षकार ही कार्रवाई का संपूर्ण खर्च वहन करेगा। यह सारी ताकत न्यायालय को होती है। तो 148 1, 2 और 3, बस अब निवारक कार्रवाइयों में सिर्फ एक चैप्टर बचा, पुलिस की निवारक कार्रवाई।
उसके बारे में कल बात कर लेंगे, और ईश्वर ने चाहा तो परसों FIR पर बात करेंगे। देखिए